राम राम जी। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने, वो क्वेश्चन ये एक पेज पर जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिए हैं। और HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने वो क्वेश्चन एक पेज के ऊपर उतार दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको PDF के फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल जीके बाई मंजीत सवाल पर मिल जाएंगे। चलो आज शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा साथियों कि अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? अरब सागर और फारस की खाड़ी, अरब सागर और कहा फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा जुड़े हुए हैं साथियों? TGT विज्ञान का पेपर HSSC ने जो लिया था 7/2/2016 को, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। और ऑप्शन दे रखे हैं पाक जलडमरू, दूसरा ऑप्शन दे रखा बेव ऑफ मंडेव जल संधि या जलडमरू, तीसरा ऑप्शन है हॉर्मुज जल संधि और चौथा ऑप्शन है मेसेना जलडमरू मध्य। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? तो अरब सागर जो है, अरब सागर और फारस की खाड़ी को कौन जोड़ता है? साथियों एक बार मैं इस प्रकार से एक बार रफली कोई मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है और इसी प्रायद्वीपीय भारत से जब आप इधर चलते हैं तो आपको एक यहां से दिखाई देता होगा इस प्रकार से कुछ। ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में ये अफ्रीका है, अफ्रीका। और अफ्रीका से पहले हमने एक चीज पढ़ी थी कि यहाँ एक देश पड़ता है जिस देश का नाम है मिस्र देश है। और उस मिस्र देश के बारे में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ भारत है और भारत में से आगे यहाँ चलेंगे तो यहाँ देश आ जाएगा पाकिस्तान और पाकिस्तान से आगे यहाँ देश आ जाएगा ईरान, ईरान। और ईरान के बाद यहाँ देश आ जाएगा, उसका नाम है इराक। तो ये इराक देश है, ये ईरान देश है। और यहाँ जो देश पड़ता है उस देश का एक का नाम है ओमान। यहाँ जो देश है उस देश का नाम पड़ता है ओमान। और ओमान के बाद यहाँ पर एक देश पड़ता है और उस देश का नाम है UAE, जिसको हम संयुक्त अमीरात बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। और यहाँ पर जो देश पड़ता है उस देश का नाम है यमन। तो साथियों ये वो देश की लोकेशन आपको पता चल गया। हमने यहाँ पढ़ा था और यहाँ पर क्या है, यहाँ है, आपने पढ़ा था यहाँ फारस की खाड़ी है, सॉरी पारस, गल्फ ऑफ पार्शियन, फारस की खाड़ी जो है। और यहाँ पर जो पड़ता है वो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी। एक तरफ लिख देता हूं मैं फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी जो है और फारस की खाड़ी के आगे यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं भारत का ये गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, इनकी सीमा यहाँ से लगती है, उसे कहा जाता है अरब सागर। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा बिल्कुल कि अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो फारस की खाड़ी और अरब सागर यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ जो जल संधि है उसी जल संधि का नाम है हॉर्मुज जल संधि। कौन सी जल संधि है साथियों? हॉर्मुज जल संधि है। तो हॉर्मुज जल संधि किस किस के मध्य स्थित है? तो ये अगर पूछ लिया जाए तो ईरान और ओमान के मध्य स्थित है, ईरान और ओमान के मध्य स्थित है। और जोड़ने का काम किस किस को कर रही है? तो यहाँ तो फारस की खाड़ी है, उस फारस की खाड़ी को किससे जोड़ने का काम करती है? अरब सागर से जोड़ने का काम करती है। तो साथियों उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को, क्वेश्चन ठीक ठाक है, राजनीतिक दलों को चिन्हों का आवंटन कौन करता है? राजनीतिक जो दल है, पॉलिटिकल जो पार्टी है, इनको चिन्ह जो है उनका आवंटन कौन करता है? और PGT राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था 2016 उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो HSSC ने ही पूछा था। तो मैं इसके ऑप्शन बता देता हूं। राजनीतिक दलों को चिन्हों का आवंटन कौन करता है? राजनीतिक दल का नेता करता है। दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक दल संचालन समिति करती है। तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक दल चुनाव समिति करती है। चौथा ऑप्शन है चुनाव आयोग। तो साथियों राजनीतिक जो दल हैं, राजनीतिक दल, इन राजनीतिक दलों को
राजनीतिक दल जो हैं, इन राजनीतिक दलों का जो चिन्ह है, उन चिन्हों को कौन मान्यता देता है, कौन प्रदान करता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। एचएसएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है साथियों। ये क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से भी आ चुका, कलरक वाले पेपर में भी आया था 8-10 महीने पहले, सितंबर 2019 में जो पेपर हुआ था उस में भी आया था कि चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो साथियों चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है, लेकिन साथियों अनुच्छेद 324 से लेकर और अनुच्छेद 329 जो है, ये 29 जो है 324 से लेकर 329 तक, ये सभी अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है। अब चुनाव आयोग के बारे में हम थोड़े से फैक्ट और जान लेते हैं कि करंट का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या बनेगा कि चुनाव आयोग जो है, ये चुनाव आयोग वर्तमान में 3 सदस्यीय संस्था थी, है वर्तमान के अंदर बहुसदस्यीय संस्था थी, और उस बहुसदस्यीय संस्था में एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त है। तो 3 हो गए, कुल मिलाकर 3 हो गए। इन 3 में से पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, उनका नाम है सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। और जो 2 अन्य है, 2 अन्य का नाम मैं यहां लिख देता हूं। एक का नाम है अशोक लवासा, अशोक लवासा, और एक का नाम है, दूसरा है सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा। तो ये 2 अन्य चुनाव आयुक्त है। भारत का चुनाव आयोग जो है, ये चुनाव आयोग स्थापित कब हुआ था, यानी चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयोग की अगर आपसे स्थापना पूछ ली जाए तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी और 1950 को। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उससे पहले वाली तारीख है 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और प्रत्येक साल 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, वो प्रत्येक 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो साथियों तो इसके बारे में थोड़े से फैक्ट थे। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चुनाव आयोग जो है, ये चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1950 में, और 1950 से लेकर 1989 तक, 1989 तक क्या हुआ था, चुनाव आयोग एक सदस्यीय संस्था थी। और सबसे पहले एक समिति का निर्माण हुआ था, जिस समिति का नाम था तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति। इस तारकुंडे समिति की सिफारिश के आधार पर पहली बार चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बना दिया। लेकिन अगले ही साल 1990 में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया, एक आदेश दे दिया, और उस आदेश के द्वारा दोबारा से पुनः क्या कर दिया, इसको वापिस एक सदस्यीय संस्था बना दिया। उसके बाद 1993 में एक समिति बनी थी, जिस समिति का नाम था गोस्वामी समिति। इस 1993 के अंदर जो समिति बनी थी गोस्वामी समिति, इस गोस्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर चुनाव आयोग को वापस क्या बना दिया, बहुसदस्यीय संस्था बना दिया। और वर्तमान में चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके बारे में और क्या जानकारी ले सकते हैं, जानकारी ये ले सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है, इस चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या हैं। साथियों कार्य अगर पता चलेगा तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़े से और फैक्ट निकल के आ जाएंगे कि चुनाव आयोग का एक कार्य तो ये है कि राजनीतिक दलों को चिन्ह के जो चिन्ह है उनको मान्यता देना। साथियों इसके बारे में नंबर 1 बात क्या करेंगे, आप सबको पता है कि मतदाता जो सूची है, मतदाता सूची, वोटर लिस्ट जो है, ये मतदाता सूची तैयार करना किसका काम है, चुनाव आयोग का काम है। दूसरी बात क्या है कि राजनीतिक दलों को मान्यता देना भी किसका काम है, चुनाव आयोग को। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी साथियों किसको काम है, मान्यता देना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना भी किसका काम है, ये भी चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग को महत्वपूर्ण काम क्या है, और चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण काम है साथियों आदर्श आचार संहिता लागू करना। आदर्श आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आदर्श आचार संहिता है, इसको लागू करना भी किसका काम है, चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग का काम क्या है, चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना जारी करना। चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना जारी करना, ये भी किसका काम है, ये भी चुनाव आयोग का काम है। और साथियों एक काम और याद कर लेंगे, एक काम है प्री सीमन जो है,
प्रीसीमन लागू करना किसका काम है? डिलिमिटेशन, प्रीसीमन। तो प्रीसीमन लागू करना किसका काम है? प्रीसीमन लागू करना, या प्रीसीमन तैयार करना, प्रीसीमन लागू करना। तो प्रीसीमन को तैयार कौन करता है? चुनाव आयोग प्रीसीमन को तैयार करता है, डिलिमिटेशन होता है प्रीसीमन। तो साथियों इतने सारे इस चुनाव आयोग के काम थे। आगे से इसके बारे में अगर इनमें से कोई फैक्ट पूछ लिया जाएगा तो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं। वैसे चुनाव आयोग के बारे में अगर पूरा का पूरा चुनाव आयोग टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में, और चुनाव आयोग का पूरा एक टॉपिक 1 घंटे तक ये चलेगा टॉपिक, तो कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे और जरूर पढ़ाएंगे, और जल्दी ही इसके बारे में एक योजना बना रहे कि कहां से क्या शुरुआत की जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है संघ सरकार में मंत्री परिषद। संघ सरकार में, क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, संघ सरकार में मंत्री परिषद, संघ सरकार में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी अगर पूछ लिया जाए तो किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता देता हूं। आपके क्या ऑप्शन दे रखे हैं? भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा तथा राज्यसभा, और तीसरा ऑप्शन दे रखा संघ मंत्रिमंडल। तो साथियों ये पीजीटी का राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था हरियाणा के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा जो भी होगा, एक बार उसके विस्तार से बता देता हूं। अगर भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 75, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं कौन? करते हैं राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है प्रधानमंत्री निमन प्रधानमंत्री, और डैश लगा के छोड़ दिया जाता है कि प्रधानमंत्री, इसकी नियुक्ति की जाती है, इसको निर्वाचित किया जाता है, इसको मनोनीत किया जाता है, इसको चयनित किया जाता है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमेशा उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता हो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब लोकसभा में बहुमत दल का नेता, चाहे उसको एक ही पार्टी से स्पष्ट बहुमत मिला हो, एक पार्टी से नहीं मिला हो, तो गठबंधन के द्वारा उसको जो भी बहुमत मिलेगा, गठबंधन के द्वारा भी उसको जो बहुमत मिलेगा, उसी बहुमत दल का जो नेता होगा उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। साथियों अब प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। अब प्रधानमंत्री नियुक्त होते ही प्रधानमंत्री क्या करता है कि अपने मंत्रियों की सूची जो है, वो मंत्रियों की सूची किसके पास भेजता है? मंत्रियों की सूची है वो राष्ट्रपति के पास भेजता है। मंत्रियों की सूची है वो राष्ट्रपति के पास भेजता है, और राष्ट्रपति उन मंत्रियों को क्या कर देते हैं? नियुक्त कर देते हैं, उनको शपथ भी दिला देते हैं, और इससे प्रधानमंत्री जो है वो अपने मंत्री परिषद का गठन करवा लेता है। मंत्री परिषद का गठन करवा लेता है। और जब मंत्री परिषद गठित हो जाती है तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब मंत्री परिषद बन जाएगी तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और संघ सरकार में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा लोकसभा। तो लोकसभा दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ये इसका उत्तर आ जाएगा। और जब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री परिषद का गठन करवा दिया, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिला दी और उनकी नियुक्ति करवा दी। और ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री खुद अगर अपना इस्तीफा दे देते हैं, प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे देते हैं तो संपूर्ण मंत्री परिषद का इस्तीफा माना जाता है। मंत्री परिषद है वो भंग हो जाती है, और संपूर्ण मंत्री परिषद इस्तीफा दे देती है। तो सामूहिक रूप से अगर पूछेगा तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर ये पूछ ले कि मंत्री जो हैं,
मंत्री। ये मंत्री जो हैं ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अगर सामूहिक रूप से पूछेगा तो उत्तर लोकसभा दे देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर लोकसभा है। और अगर पूछे कि मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, दोस्तों व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो हैं ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बस दोनों क्वेश्चनों में यही ध्यान रखना था कि सामूहिक रूप से पूछेगा तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के उत्तरदायी होती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति ही मंत्रियों को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री है, मंत्री, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। चलो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहां से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है साथियों, क्योंकि ये बात लिखी गई थी तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं कि प्रधानमंत्री, साथियों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप भी कि प्रधानमंत्री, और अधिकतर जब क्लास के अंदर तो पढ़ा रहे होते हैं तो अधिकतर का उत्तर कुछ हो जाता है, अधिकतर इसको सही भी बता देते हैं, कुछ एक इसका आंसर गलत भी बता देते हैं, लेकिन गलत बताने वालों की संख्या जो हो सही बताने वाले से ज्यादा होती है। अगर ये देखा जाए क्लास के अंदर 200 बच्चे बैठे हुए हैं और ये कहा जाए कि चलो इस क्वेश्चन का उत्तर बता दो भाई, किसी ने उत्तर बता दिया और ये कहा जाता है भाई इस क्वेश्चन का उत्तर किस किस को लगता है कि ये होना चाहिए, एक बार हाथ खड़ा कर लो, तो हाथ खड़े करने वाले छात्र जो हों उनकी संख्या ज्यादा होती है और मोस्टली 80 से 90% हो जाती है। तो प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? साथियों यही क्वेश्चन अब आपके लिए है, प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? साथियों ये क्वेश्चन है ज्यादा परीक्षा में पूछा जा चुका और ज्यादा कंफ्यूजन रहता किसी को कि प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है। साथियों आपको अगर नहीं पता तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जिस भी सदन से वह निर्वाचन होता है या मनोनीत होता है, तो प्रधानमंत्री जिस सदन से सदस्य होता है, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उसी सदन का वो क्या होता है? नेता होता है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होगा, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री राज्यसभा का नेता होगा। जब अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का नेता होता है तो राज्यसभा का सदस्य होता है तो राज्यसभा का तो नेता प्रधानमंत्री हो गया, तो उस समय लोकसभा का नेता किसी और व्यक्ति को बना दिया जाता है। जैसे आपने पता होगा इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी, एच.डी. देवेगौड़ा राज्यसभा से थे, और अगर प्रधानमंत्री इससे पहले की बात की जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह दो कार्यकाल के लिए, लगातार कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, वो भी राज्यसभा के नेता थे। और छठी बार अगर पूछा जाए तो राज्यसभा से वो अब छठी बार राजस्थान से वहां से निर्वाचित हुए हैं, तो राजस्थान से छठी बार जो निर्वाचित हुए हैं, इससे पहले 5 बार असम से प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निर्वाचित हुए थे। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब बने थे तो वो राज्यसभा के नेता थे। उस समय अगर बात की जाए तो लोकसभा का नेता कौन था? उस समय लोकसभा के नेता थे प्रणब मुखर्जी को भी लोकसभा का नेता बनाया गया था, और सुशील कुमार सिंधे थे वो भी लोकसभा का नेता बने थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर बात कर दे कि प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है, तो प्रधानमंत्री हमेशा उसी सदन का नेता होगा जिस सदन का वह सदस्य है। लेकिन साथियों प्रधानमंत्री वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जिसको लोकसभा में बहुमत होगा। चाहे प्रधानमंत्री है राज्यसभा का सदस्य, लेकिन बहुमत होना चाहिए उसको, किसको? लोकसभा का। लोकसभा में केवल और केवल उसके पास बहुमत होना चाहिए, और बहुमत दल में नेता होगा उसी को प्रधानमंत्री बनाएगा। अब लोकसभा में बहुमत दल का नेता, अगर इस क्वेश्चन का उत्तर आप ये मान के चलेंगे प्रधानमंत्री हमेशा किस सदन का नेता होता है? लोकसभा। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य ही नहीं होगा तो लोकसभा का नेता किस प्रकार से बन जाएगा? लोकसभा में केवल बहुमत दल जो होगा उस बहुमत दल का नेता होगा, ना कि लोकसभा के सभी सदस्यों का वो उस समय नेता होता है। तो सभी सदस्यों का लोकसभा का नेता कौन होगा? जो अगर प्रधानमंत्री सदन का नेता लोकसभा का है तो लोकसभा का नेता होगा। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का नेता है तो प्रधानमंत्री क्या बनेगा? राज्यसभा का नेता है तो प्रधानमंत्री राज्यसभा का नेता होगा, उस समय लोकसभा का नेता किसी और को बनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है? राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? साथियों आपको लगेगा क्वेश्चन आसान है और मैं कहूंगा क्वेश्चन गलत दे रखा है। साथियों क्वेश्चन गलत दे रखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया तो इसके ऑप्शन गलत दे दिए, अगर ऑप्शन दे दिए तो भाई साहब पेपर के अंदर तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है यार, ये क्वेश्चन गलत है कि ठीक है, इसका टिक लगा के आपको निकल जाना है। और पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और दोबारा आ जाएगा तो हमें तो केवल उत्तर पता होना चाहिए कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल
राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल संविधान के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन हमें क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा जानने लगे और अगर थोड़ा मैथमेटिक्स आने लगा तो वो चीज हमने निकाल ली। राज्यसभा जो है, इस राज्यसभा का संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर उल्लेख दे रखा है। राज्यसभा की वर्तमान में 245 सीट हैं। इन 245 सीट में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा। अगर अब ये बात करें कि इस राज्यसभा का जो सदस्य हैं टोटल 245, इनमें से 1/3 सदस्य जो हैं ये प्रत्येक 2 साल के बाद क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। बस संविधान में यही बात लिखी गई थी कि राज्यसभा के प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य क्या हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। साथियों इसका कार्यकाल संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन 1/3 सदस्यों ने 2 साल के बाद सदस्य वो कर लिया और अगले 1/3 सदस्य हैं अगले 2 साल के बाद फिर से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। 1/3 सदस्य अगले जो बच गए वो अगले 2 साल के अंदर क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। साथियों हमने यहीं से वो चीज को निकाल लिया कि 2 साल बाद 1/3 सदस्य बच गए, 2 साल बाद आगे 1/3 सदस्य फिर से अवकाश ग्रहण कर लिए और 2 साल बाद फिर से 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लिए। तो 6 साल के अंदर राज्यसभा के सदस्य हैं वो लगभग परिवर्तन कर जाते हैं, नए सदस्य आ जाते हैं उनके स्थान पर। तो ये 6 वर्ष जो है, ये 6 वर्ष हमने निकाल लिए, इस विधान के अंदर उल्लेख नहीं है। लेकिन पेपर के अगर ऑप्शन की बात करूं तो पेपर में दे रखा है राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, लोकसभा की उसके बराबर है और 2 वर्ष। साथियों क्वेश्चन इसका ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 एक ही बात कहता है, लेकिन इसने शब्दों का हेरफेर कर दिया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 6 वर्ष जो है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। आप पेपर में ये तो नहीं देखेंगे कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल तो संविधान में दे ही नहीं रखा, केवल ये दे रखा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद क्या करेंगे? अवकाश ग्रहण कर लेंगे। तो साथियों 6 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आगे पेपर में भी आ जाए यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो हमें तो 6 ही मानना है, क्योंकि ये चीज हमने निकाल ली और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना होता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 6 वर्ष जो है, इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, और जबरदस्त क्वेश्चन है क्योंकि आपको जिन बातों का पता है उतनी ही बातों को तो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे पता है शायद आपको उस बारे में ना भी पता होगा। शायद का मतलब है कि अगर आप वीडियो को 300-400 देख पाते हैं तो इसमें से केवल 5 को ही पता होगा, बाकी को नहीं पता होगा। और नई बात का आज को पता चलेगा, क्योंकि आपने सबने ये पता है कि राष्ट्रपति भवन जो है, राष्ट्रपति भवन, इस राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? आपको केवल यहां तक पता है। तो साथियों राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये पीजीटी का जो पेपर था उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन हुआ था, एचएसएससी ने जो पेपर लिया था। इसका पहला ऑप्शन दे रखा था एडवर्ड स्टोन, दूसरा ऑप्शन दे रखा ली कार्बूजियर और तीसरा ऑप्शन दे रखा है एडविन लुटियंस और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर तो हो गया ये। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति भवन जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो साथियों उम्मीद करता हूं आपने यहां तक भी पढ़ रखा होगा। राष्ट्रपति भवन जो है ये रायसीना हिल्स जो दिल्ली के अंदर है, रायसीना हिल्स, रायसीना पहाड़ी या रायसीना हिल्स जो है उस पर राष्ट्रपति भवन बसा हुआ है। दिल्ली कहां पर है? दिल्ली किस पर बसी हुई है? तो दिल्ली भी रायसीना हिल्स पर बसी हुई है और रायसीना हिल्स अरावली का एक भाग है जो दिल्ली के अंदर रायसीना हिल्स के नाम से जानी जाती है। साथियों अब आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएंगे और उम्मीद है अगर नहीं पता तो नोट जरूर कर लेंगे इस बात को। राष्ट्रपति भवन जो है ये भारत में अन्य किन किन स्थानों पर है? बिल्कुल जी, राष्ट्रपति भवन भारत में अन्य किन स्थानों पर है? यार हमने तो अब तक ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति भवन तो दिल्ली के अंदर है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, बिल्कुल सत्य है ये कथन, लेकिन राष्ट्रपति भवन दिल्ली को छोड़कर अन्य 2 जगह के ऊपर भी है। साथियों बस यही नई बात आपको मिलने वाली है। आपने एक राज्य का नाम सुना है हिमाचल प्रदेश, सुना है हिमाचल प्रदेश।
अगर नहीं सुना तो आपने HSSC के लिए हरियाणा जीके की अगर तैयारी की है तो हरियाणा जीके में आपने पढ़ा होगा कि एक पेप्सू प्रांत था 1966 में। पेप्सू प्रांत का विभाजन करके एक राज्य पंजाब बना दिया, एक राज्य उससे अलग करके हरियाणा बना दिया, और उसी पेप्सू का एक हिस्सा पड़ता था हिमाचल प्रदेश। उस हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। साथियों, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था, पेप्सू से निकलकर हरियाणा और पंजाब दो राज्य अलग अलग निकल गए थे, और इन्हीं में से हिमाचल प्रदेश को अलग निकाल के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। हिमाचल प्रदेश 5 साल तक केंद्र शासित प्रदेश रहा था। 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश क्या बन गया था? पूर्ण राज्य बन गया था, इसको राज्य का दर्जा दे दिया। तो हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है शिमला, और इसी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप एक और शहर है, जगह है, जिसे धरवरा के नाम से जाना जाता है, धरवरा। इसी धरवरा के अंदर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और राष्ट्रपति जब भी ग्रीष्मकालीन के लिए घूमने के लिए वहां जाते हैं या उस क्षेत्र के अंदर कभी भी घूमने के लिए जाते हैं तो उसी धरवरा के अंदर कहां, जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, उसी में निवास करते हैं। और इस राष्ट्रपति भवन को नाम दिया गया था द रिट्रीट बिल्डिंग, दी रिट्रीट बिल्डिंग। तो उस भवन को नाम दिया गया था, धरवरा के अंदर जो राष्ट्रपति भवन है उसी राष्ट्रपति भवन को नाम दिया गया था द रिट्रीट भवन। नाम सो द रिट्रीट बिल्डिंग जो है ये इसी का नाम दिया गया राष्ट्रपति भवन को। साथियों, उम्मीद करता हूं ये फैक्ट आपको नया मिला होगा। एक और बात बता देते हैं, एक और राष्ट्रपति भवन है भारत के अंदर। भारत में आपने नाम सुना होगा हैदराबाद, और हैदराबाद तेलंगाना वाला हिस्सा जो हैदराबाद कब है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो इसी हैदराबाद के अंदर एक राष्ट्रपति भवन है। जब भी भारत के राष्ट्रपति ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए यानी प्रवासी ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए जब भी वो साउथ में जाते हैं, साउथ इंडियन या साउथ दक्षिण भारत में जाते हैं, तो जब भी दक्षिण भारत में जाते हैं तो वो हमेशा जहां ठहरते हैं वहीं एक राष्ट्रपति भवन बनाया हुआ है। और वो राष्ट्रपति भवन कहां बनाया हुआ है? हैदराबाद के अंदर राष्ट्रपति भवन बनाया हुआ है। और हैदराबाद के अंदर जो राष्ट्रपति भवन बना दिया उसी राष्ट्रपति भवन को नाम दिया गया था। और क्या नाम दिया गया साथी उस राष्ट्रपति भवन का? उस राष्ट्रपति भवन का नाम दिया गया था राष्ट्रपति नीलियम, राष्ट्रपति नीलियम, राष्ट्रपति नीलियम नाम दिया गया था। और ये राष्ट्रपति नीलियम जो है ये कहां पर है? हैदराबाद में है। और इसी राष्ट्रपति नीलियम को प्रेसिडेंसी, रेजिडेंसी बोलते हैं, रेजिडेंसी, रेजिडेंसी भवन जो है वो इसका नाम दिया गया था। रेजिडेंसी भवन जो है वो इसका नाम दिया गया था। तो साथियों ये कुछ सॉरी रेजिडेंसी, इसको हाउस भवन भी बोल सकते हैं, भवन और हाउस कोई बात नहीं। रेजिडेंसी हाउस जो है वो इसका नाम है। तो राष्ट्रपति नीलियम जो है ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और द रिट्रीट कहाँ पर है? धरवरा, हिमाचल प्रदेश, शिमला कह सकते हैं, यहाँ पर है। तो राष्ट्रपति भवन जो है ये भारत में 3 जगह के ऊपर है। आज आपको पता चल गया 3 जगह। कौन कौन सी 3 जगह है? एक तो दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन है, और क्योंकि 1911 में दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो है इसका निर्माण किया गया था। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली प्रस्तावित की जा रही थी तो उस समय जो वायसराय का निवास स्थान था उसी को राष्ट्रपति भवन बनाकर 1950 तक जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक क्या हुआ था? तब तक राष्ट्रपति भवन वहीं पर था। और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और हैदराबाद में राष्ट्रपति भवन है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? अच्छा क्वेश्चन है। पेपर के अंदर और किस प्रकार से ये क्वेश्चन आ चुका है मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर आपको ये 500-700 फैक्ट का पता होगा तो आप क्वेश्चन को इजीली, चाहे फिर क्वेश्चन कहीं से घुमा फिरा के देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। राज्य के जो गवर्नर है, राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो साथियों आपको उत्तर जरूर पता इसको कि राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है। पहला ऑप्शन दे दिया राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दे दिया राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, तीसरा ऑप्शन दे दिया राज्य का महाधिवक्ता, और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। ये 12 मार्च 2016 का पेपर जो HSSC ने लिया था पीजीटी का, उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा कि संबंधित राज्य यानी जिस भी राज्य का राज्यपाल है तो संबंधित राज्य का जो भी हाई कोर्ट होगा, यानी जिस भी राज्य के राज्यपाल की बात की जा रही है तो उसी राज्य से संबंधित जो भी हाई कोर्ट होगा, तो संबंधित राज्य का हाई कोर्ट जो है उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
चीफ जस्टिस जो होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। साथ ही आपको इतनी बात पता था, उत्तर यही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यही आ जाएगा कि राष्ट्रपति की राज्य के गवर्नर, गवर्नर का मतलब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। साथियों, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 153, और अनुच्छेद 153 किस बात का उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इस बात का उल्लेख दे रखा अनुच्छेद 153 के अंदर। और अनुच्छेद 153 में और क्या बात को ऐड कर दिया, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था 1956, इस 1956 के द्वारा एक बात को और ऐड कर दिया कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या प्रावधान कर दिया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 154 के अंदर किस बात का प्रावधान कर दिया। और साथियों, आपने एक बात पढ़ रखी होगी, शायद वो पढ़ रखी, तो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन संविधान के अंदर वो बात नहीं दे रखी। आपने केवल ये बात जरूर पढ़ी होगी कि जिस भी राज्य का राज्यपाल अगर किसी व्यक्ति को बनाया जाता है, मान लो किसी व्यक्ति को हरियाणा का राज्यपाल बना दिया, और हरियाणा का राज्यपाल वर्तमान में कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो, उसका संबंध हरियाणा से नहीं है, वो हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। तो सत्यदेव नारायण आर्य जो, उनका संबंध तो बिहार राज्य से है। इसी प्रकार आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा और आपने ये रट रखा होगा, लेकिन मैं ये केवल ये बात कहता हूं, पेपर के अंदर अगर मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें जो क्वेश्चन नहीं पढ़ रखे वही मुश्किल लगेंगे, और जिन क्वेश्चनों को हमने पढ़ रखा, समझ रखा था, तो वो क्वेश्चन हमें लगेंगे। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपने पढ़ रखा है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है वो उस व्यक्ति को बनाया जाएगा जो उस व्यक्ति का वहां का निवास नहीं करता। यानी जिस भी व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है उसका संबंध उस राज्य से नहीं होना चाहिए। ये बात केवल और केवल परंपरा संविधान के अंदर नहीं लिख रखी। संविधान में इस बात को नहीं लिख रखा कि किसी व्यक्ति को स्वयं के राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। ये संविधान में नहीं, ये केवल परंपरा है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक धर्मवीर नाम से कोई राज्यपाल बनाए गए थे, और धर्मवीर पश्चिम बंगाल का ही व्यक्ति था, और पश्चिम बंगाल का ही उसको राज्यपाल बना दिया। ये संविधान का उल्लंघन नहीं था, क्योंकि ये बात संविधान में नहीं है, केवल और केवल ये परंपरा रही है। अनुच्छेद 154 में किस बात का उल्लेख कर दिया, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होंगी, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होंगी, राज्य सरकार में जो भी कार्यपालिका शक्ति होंगी, वो सारी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी, राज्यपाल के पास होंगी। और राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्ति होंगी, लेकिन राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का क्या करेगा, प्रयोग जो करेगा वो अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। साथियों, यहां पर एक बात का ध्यान रखें, अधिकारियों के सहयोग से करेगा, क्योंकि वर्ड का ही खेल होता है, और वर्ड को अगर समझ लिया तो पेपर में अगर दूसरा नाम दे देगा तो भी समझ लेंगे। यहां अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब क्या है कि अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब है यहां मंत्रिपरिषद। तो साथियों, मंत्रिपरिषद को यहां क्या किया गया था, अधीनस्थ अधिकारी, कि राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्तियां जरूर है, और राज्यपाल के पास जो भी कार्यपालिका शक्ति है, राज्यपाल उन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके लिए, किसके सहयोग से करेगा, अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। अधीनस्थ अधिकारी का मतलब है मंत्रिपरिषद। राज्यपाल अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं करेगा, वो जो भी काम करेगा, जो भी सलाह मांगनी पड़ेगी उसको, तो मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा उसी सलाह के ऊपर राज्यपाल क्या करेगा, काम करेगा। तो इस बात का उल्लेख यहां दे दिया। अनुच्छेद 155 के अंदर किस बात का उल्लेख दे दिया साथियों, अनुच्छेद 155 में किस बात का उल्लेख दे दिया, अनुच्छेद 155 में उल्लेख दे रखा है अनुच्छेद 155 में उल्लेख दे रखा साथियों निर्वाचन का। तो फिर किसका निर्वाचन का उल्लेख दे रखा है, निर्वाचन का उल्लेख दे रखा है, किसका निर्वाचन का उल्लेख दे रखा है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल जो है, राज्यपाल, ये राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी, इसका निर्वाचन नहीं होगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है, नियुक्ति ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है,
मंत्रिपरिषद, और इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। और कौन करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है, उसी मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख दे रखा है? अनुच्छेद 155 में इस बात का उल्लेख दे रखा है। अनुच्छेद 156 में किस बात का उल्लेख है साथियों? अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 के अंदर किस बात का उल्लेख है? अनुच्छेद 156 के अंदर उल्लेख है योग्यता का। और कौन सी योग्यता का उल्लेख है साथियों? सॉरी, कार्यकाल का उल्लेख है। कार्यकाल, योग्यता नहीं, कार्यकाल। और कार्यकाल के बारे में आपको 2-3 बात को ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना है, तो साथियों मैं दोनों इफेक्ट आपको बता देता हूं। कई बार पेपर के अंदर होता है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है ये भी परंपरा है, संविधान में उल्लेखित नहीं है। आप कहेंगे कि सारी चीज परंपरा ही कैसे होगी? तो राज्यपाल का परंपरा जो है ये 5 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। अब संविधान में किस बात का उल्लेख कर रखा है? संविधान में उल्लेख कर रखा है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। तो प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। व्यवहार में 5 वर्ष है। अब आप कहेंगे पेपर में कौन सी बात को टिक करना है? तो भाई साहब पेपर के अंदर दोनों में से केवल एक बात मिलेगी, और दोनों में से एक बात मिलेगी तो आपको टिक करने की आवश्यकता, अब आपको खुद को पता है कौन सी टिक करेंगे कौन सी नहीं। अगर ये दे रखा होगा 5 साल तो ये नहीं मिलेगा ऑप्शन में, अगर ये बात दे रखी होगी तो ये नहीं मिलेगी। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, और दोनों में से कोई एक मिलेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा। साथियों अगला जो इससे संबंधित बात है वो क्या है? अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में किस बात का उल्लेख है? अनुच्छेद 157 में है योग्यता। और योग्यता के बारे में आप सबको पता है कि राज्यपाल की योग्यता क्या है। नंबर 1 योग्यता क्या है कि नंबर 1 योग्यता दे रखी है ही शुड बी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कि भारत का नागरिक होना चाहिए। साथियों पहली योग्यता हो तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी योग्यता क्या है? न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। बस ये 2 योग्यता आप ध्यान रखेंगे। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी आप सब वो पढ़ते हैं, वो संविधान के अंदर नहीं लिख रखा। आपको किसी गाइड में किसी पुस्तक के अंदर जरूर मिल जाएगा कि पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये वाली बात जो है वो किताब के अंदर संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो योग्यता 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 158 की बात करते हैं। अनुच्छेद 158 में किस बात का उल्लेख है? अगर किसी व्यक्ति को एक राज्य का राज्यपाल बना दिया और उस राज्यपाल को किसी अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसी अन्य राज्य का राज्यपाल बना दिया, यानी एडिशनल चार्ज दे दिया, अतिरिक्त प्रभार दे दिया। तो जब अतिरिक्त प्रभार दे दिया, मान लो हरियाणा का राज्यपाल है और हरियाणा का पड़ोसी राज्य कोई भी लगा लो, राजस्थान लगा लो, अगर इस राजस्थान राज्य के अंदर कोई राज्यपाल नहीं है और हरियाणा के राज्यपाल को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्यभार अगर दे दिया, तो जो एडिशनल चार्ज दिया, जो अतिरिक्त प्रभार दिया है, तो उस समय उसका वेतन क्या होगा, उस समय उसको कौन कौन से भत्ते दिए जाएंगे, अगर इनका निर्धारण करना है तो इनका निर्धारण हमारी संसद करेगी। और संसद जो कानून बनाएगी अनुच्छेद 158 के तहत ही कानून बनाएगी कि उसको किस अनुपात के अंदर वेतन का निर्धारण करके देना है। तो अगर वेतन की बात की जाए, एडिशनल चार्ज दिए जाने पर जो भी वेतन मिलेगा उस बात का उल्लेख कहां पर? अनुच्छेद 158 में। साथियों अगली बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस क्वेश्चन से संबंधित वो चीज तो डायरेक्ट थी। अगर राज्य के गवर्नर को शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का हाईकोर्ट का। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख दे रखा है अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 के अंदर दे रखा है। साथियों केवल एक बात का ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 166, बस लास्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 166, इससे संबंधित लास्ट क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन नहीं है। अनुच्छेद 166 में किस बात का उल्लेख दे रखा है कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी काम किए जाएंगे, राज्य सरकार जितने भी काम करेगी सभी काम किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। यानी राज्य सरकार जो भी काम करेगी, राज्य सरकार जो भी काम करेगी
राज्य सरकार जो भी काम करेगी वो सारे के सारे काम किसके नाम से किए जाएंगे, वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल के नाम से राज्य सरकार के सारे काम किए जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि राज्यपाल केवल केंद्र की कठपुतली के रूप में काम करता है और राज्यपाल के पास सारी शक्तियां, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। जब तक मंत्रिपरिषद ना कहे राज्यपाल कोई काम नहीं कर सकता। और राज्य सरकार के द्वारा जो काम किए जाते हैं, यानी मुख्यमंत्री जो भी काम करता है, मंत्रिपरिषद जो भी काम करवाती है, वो सारे के सारे राज्यपाल के ही नाम से किए जाते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है। साथियों क्वेश्चन तो थोड़ा ठीक ठाक है और इस ठीक ठाक क्वेश्चन के द्वारा और पेपर के अंदर क्या इनमें से और चीज निकल के आ जाती है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो हम तुक्का लगा देंगे और तुक्का हमेशा गलत भी हो जाता है और सही भी हो जाता है, हमेशा सही नहीं बन पाता। तो साथियों उत्तर में उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है। तो साथियों सर्दियों में वर्षा किस कारण से होती है। आपका पहला ऑप्शन दे रखा है निवर्तनी मानसून के कारण, दूसरा ऑप्शन दे दिया उत्तर पूर्व मानसून के कारण, तीसरा ऑप्शन दे दिया दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण और चौथा ऑप्शन दे दिया पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कौन सा उत्तर आ जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्नल डिस्टरबेंस के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। लेकिन इससे संबंधित हम समझेंगे क्या, इससे संबंधित हम किस प्रकार से क्वेश्चन को समझेंगे कि मान लो कि ये भारत है, यहाँ पर भारत का रफली हमने मैप बना दिया और भारत का जो भी हमने रफली मैप बनाया है बस थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। भारत का मान लो ये वाला हमने मैप बना दिया और इस मैप में हमने कोशिश कर दी भारत को, सर इस भारत को बना दिया। अब ये भारत जो है यहाँ अरब सागर है, अरब सागर, और यहाँ पर क्या है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। साथियों जब भी जिक्र किया जाता है पेपर के अंदर क्वेश्चन में कि सर्दियों के मौसम में, आप सब जानते हैं कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से बीचों बीच से गुजरती है। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर जो उत्तर भारत पड़ता है, इस उत्तर भारत में और नीचे जो दक्षिण भारत है, इन दोनों में सर्दियों में टेम्परेचर जो है उसका फर्क रहता है। उत्तर भारत के अंदर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम टेम्परेचर होता है, यानी उत्तर भारत में सर्दियों में टेम्परेचर कम है और जहां टेम्परेचर कम होगा वहां क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा वहां प्रेशर हाई होगा, ज्यादा प्रेशर होगा। और यहां दक्षिण भारत में, क्योंकि भारत में वहां 10 से 12 डिग्री के आसपास नॉर्मल टेम्परेचर जो है सर्दियों में 10 से 12 रहता है, और दक्षिण भारत के अंदर टेम्परेचर की बात की जाए तो 20 से 22 या 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। यानी यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहाँ टेम्परेचर कम है तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा और जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और साथियों आप एक चीज से वाकिफ है, क्योंकि पूरी बात यहाँ नहीं बता सकता लेकिन कुछ एक बात जरूर बताऊंगा ताकि कम से कम इतनी बात समझ में जरूर आ जाएगी। जो भी हवाएं चलती हैं, हवाएं जहां चलती हैं तो आप सबको पता है हवा हाई प्रेशर से चलना शुरू करती हैं और कहाँ आती है, लो प्रेशर से। जहां प्रेशर हाई होगा वहां से हवा चलना शुरू करती है और लो प्रेशर की ओर हवा चलती है। तो प्रेशर हाई है, यहां से हवा चलनी शुरू हो जाएंगी, और जहां प्रेशर कम है वहां लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी। तो उत्तर भारत में प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और दक्षिण भारत में प्रेशर क्या है, कम है। यहाँ प्रेशर कम है, नेगेटिव दिखा दिया मैंने, और यहाँ प्रेशर जो है वो प्लस है यानी ज्यादा है। तो हवाएं जो भी होंगी वो हमेशा ज्यादा प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी। तो साथियों जब भी हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी तो क्या ये वर्षा करेंगी, सोच के देखो, क्या ये वर्षा करेंगी,
क्या ये वर्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, रेनफॉल होगा कि नहीं होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा नहीं होगा। तो फिर आप कहेंगे सर्दियों में तो वर्षा आपने बता दी। तो सर्दियों में वर्षा इसलिए बता दी कि उत्तर भारत के अंदर अगर प्रेशर हाई है और दक्षिण भारत में प्रेशर कम है तो हवाएं उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाएंगी, लेकिन इन हवाओं के अंदर नमी नहीं होगी, और जब हवाओं में नमी नहीं होगी तो बरसात क्या खाक करेंगी, कोई बरसात नहीं करेंगी। तो फिर सर्दियों में बरसात किस प्रकार से होती है, यहां पड़ता है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। साथियों आपको इस बारे में क्वेश्चन पहले भी बताया था और आपको 3-4 बार ये पेपर में पहले भी आ चुके हैं। तो भूमध्य सागर जो है, इस भूमध्य सागर में प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, यानी यहाँ जो प्रेशर है उसका डबल प्रेशर है। और आप सब जानते हैं कि प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, तो भूमध्य सागर से हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, और भूमध्य सागर से जो हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी वो कहां से चल के आएंगी, वो उत्तर भारत के अंदर वो हवाएं आ जाती हैं। और अगर हाई प्रेशर है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस लो प्रेशर की तरफ आएंगी, यहाँ भी प्रेशर हाई है लेकिन यहाँ उसका डबल प्रेशर है, तो यहाँ से जो हवाएं चलेंगी भारत की तरफ आएंगी तो उन हवाओं के अंदर नमी होगी, क्योंकि भूमध्य सागर से अगर हवा चल रही है और भूमध्य सागर से जो नमी लेकर हवाएं चलती है वो हवाएं भारत के अंदर वर्षा करती हैं। तो ये वर्षा करेंगी, ये क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। और जब वर्षा करेंगी तो शीत ऋतु सर्दियों के मौसम में जो भी उत्तर पश्चिम भारत के अंदर वर्षा होती है किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। और मध्य सागर से उत्तर भारत की तरफ जो भी हवाएं चलती हैं इन्हीं हवाओं को कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ, इन्हीं हवाओं को कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ जो हैं इन्हीं को कहा जाता है। और इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में सर्दियों में क्या होती है, उत्तर भारत में क्या वर्षा होती है। तो साथियों ये उम्मीद करता हूँ छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी, लेकिन 2-3 बातें और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जब जिक्र मानसून का आता है तो पेपर में क्या क्वेश्चन आएंगे, रियलिटी चाहे कुछ भी हो, अब तक चाहे मानसून आई हो चाहे नहीं हो, चाहे 2 बार बारिश हुई चाहे 10 बार बारिश हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर में क्वेश्चन आ गया तो हमारा क्वेश्चन का उत्तर क्या होना चाहिए। तो साथियों एक बात मैं यहां शेयर करता हूं और क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मानसून भारत में कब आती है, मानसून भारत में कब आती है, तो साथियों मानसून भारत में कब आती है इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर पेपर में तारीख आ जाए तो तारीख को ध्यान रखेंगे 25 मई। आप कहेंगे 25 मई को तो गए 10-12 दिन हो गए, बारिश तो पता नहीं हुई कि नहीं हुई। तो साथियों पेपर का जो फैक्ट निकल के आएगा उसका उत्तर ये बनेगा कि 25 मई को भारत में क्या होती है, बारिश शुरू हो जाती है। भारत में सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, तो भारत में सबसे पहले मानसून कहां पर आता है। अब मैंने कहा कि मानसून भारत में सर्वप्रथम कहां आता है, तो मानसून सर्वप्रथम भारत में कहां पर आता है, चलो बताओ। मानसून सर्वप्रथम भारत में आता है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। तो भारत में सबसे पहले मानसून जो आता है कहां पर आता है, अंडमान निकोबार में। और किस तारीख को आता है, 25 मई को आता है। साथियों यहां से क्वेश्चन और निकल के आ जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि यानी ये वाला जो मैप बना रखा है इस मैप पर, क्योंकि अंडमान निकोबार तो यहां जाएगा और अंडमान निकोबार जो है इसमें बारिश आती है मानसून की, तो 25 मई से स्टार्ट हो जाती है। तारीख ध्यान रखेंगे। अब 25 मई को मानसून आए कि ना आए, हफ्ता 10 दिन आगे पीछे हो जाए तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना, पेपर के अंदर यही फैक्ट मिल जाएगा। मुख्य भूमि पर मानसून कब आता है, मुख्य भूमि पर मानसून कब आता है, तो 1 जुलाई को मुख्य भूमि पर क्या आता है, मानसून आता है। 1 जून है, जुलाई नहीं, 1 जून या जून का पहला सप्ताह जो है, दोनों में से एक ही मिलेगा पेपर में। 1 जून को मुख्य भूमि पर बारिश आती है और मुख्य भूमि पर बारिश आती है सबसे पहले कहाँ आती है, केरल राज्य में आती है। मुख्य भूमि आएगा तो उत्तर 1 जून आ जाएगा, 1 जून का पहला सप्ताह आ जाएगा। मुख्य भूमि पर सबसे पहले केरल में आती है। अगर भारत में मानसून पूछी जाए तो 25 मई को भारत में मानसून पूछी जाए सबसे पहले कहाँ आती है, अंडमान, क्योंकि अंडमान भारत का हिस्सा है तो यहाँ से आ जाती है। जब भी हम महासागर पढ़ेंगे तो उन महासागरों में जब हम प्रशांत महासागर के ऊपर जिक्र करेंगे तो उसी प्रशांत महासागर में एक हवा चलती है एल नीनो। एल नीनो के कारण भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, एल नीनो के कारण भारतीय मानसून कमजोर भी हो जाता है और उसी एल नीनो के कारण पर भारतीय मानसून ज्यादा भी आ जाता है। तो उसके ऊपर जो भी प्रभाव होंगे वो बाद में देखेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर चक्कर, अगला क्वेश्चन है
राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? साथियों, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा राज्यपाल। तो साथियों, राज्यपाल से संबंधित हमने पिछले क्वेश्चन में फैक्ट डाले थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह जो है वो किस किस के बीच में है? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड बोला जाता है क्षुद्र ग्रहों को, और ये क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच में है? तो क्षुद्र ग्रह के बारे में साथियों एक चीज ध्यान रखना, क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह जो है ये किस किस के बीच में है? एस्ट्रॉइड जो है ये मंगल तथा मंगल व बृहस्पति। तो उत्तर आ जाएगा इसका मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में चक्कर लगाते हैं। अब क्षुद्र ग्रह जो हैं, ये क्षुद्र ग्रह जो है इनके लेकर पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह जो सबसे चमकीला है, तो साथियों उसका नाम है सीरीज। सीरीज सीरीज तो इसे सीरीज कहा जाता है। साथियों साइरस नहीं कहेंगे क्योंकि साइरस तो एक तारा, चमकीला तारा है, ये है सीरीज। और स्पेलिंग ये देखना CERES। और अगर पूछा जाए कि एकमात्र क्षुद्र ग्रह, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो फोरवेस्टा जो है इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा फोरवेस्टा। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, और नंगी आंखों से हम क्षुद्र ग्रह जो हैं उनको देख सकते हैं। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है फोरवेस्टा, चाहे इसको चार वेस्टा मिल जाए किताब के अंदर, चार वेस्टा। तो फोरवेस्टा या चार वेस्टा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? स्वेज नहर, साथियों इससे संबंधित फैक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को जोड़ती है, और भूमध्य सागर को जोड़ती किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। इस स्वेज नहर का साथियों निर्माण अगर पूछ लिया जाए तो स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में, और स्वेज नहर की लंबाई पेपर में कई बार आ जाती है। स्वेज नहर की लंबाई को लेकर अनेक किताबों के अंदर भी अलग अलग फैक्ट मिलता है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, अगर पेपर में आपको कुछ 168, 170, 172, 173 सारे के सारे किलोमीटर में है, 168, 170, 172, 173 ये सारे के सारे किलोमीटर के अंदर है, और इनमें से कोई एक मिलेगा, क्योंकि किसी किताब में 168 मिल जाता है, किसी किताब में 172 मिल जाता है, कहीं पर 173 भी मिल जाता है। इनमें से नियर अबाउट कोई भी एक फैक्ट मिलेगा 170 के अराउंड में, आप ध्यान रखें, और सारी की सारी किलोमीटर में होंगे 168 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, 172 किलोमीटर, 173 किलोमीटर, कोई भी इनमें से एक मिलेगा, वो स्वेज नहर की लंबाई हो जाएगी। स्वेज नहर पर किस देश का अधिकार है? तो स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार है। साथियों इसी मिस्र को इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। हमने मिस्र की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन भी पढ़ी थी। मिस्र के अंदर दो नहर है, एक नहर का नाम है स्वेज बंदरगाह, स्वेज बंदरगाह। इस स्वेज बंदरगाह को सईद बंदरगाह से जोड़ती है, सईद बंदरगाह। साथियों स्वेज नहर जो है वो मिस्र के अंदर किन दो बंदरगाहों को जोड़ती है? स्वेद बंदरगाह को जोड़ती है, स्वेज बंदरगाह को शहीद बंदरगाह से जोड़ती है। इस क्वेश्चन से संबंधित ये फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी करवाया था? क्वेश्चन अच्छा है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी करवाया था? तो साथियों इससे संबंधित कुछ एक फैक्ट और भी निकल के आएंगे, और मैं जल्दी से उनके बोर्ड पर लिख देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी और मुझे समस्या हो जाती है अपलोड करने में, क्योंकि नेट भी थोड़ा ही मिलता है 2 GB के आसपास, और 2 GB से काम नहीं चल पाता कई बार। अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी करवाया था? किस शासक ने जारी करवाया था? तो ऑप्शन PGT इतिहास का पेपर हुआ था 2016, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, भूमक ने, महार ने, रुद्रदमन में, चैतन्य ने। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा रुद्रदमन।
रुद्रदमन, या इसको रुद्रदामन किताब में मिल जाता है, रुद्रदामन। तो साथियों ये इस क्वेश्चन के उत्तर हैं दोनों, या ये नाम मिलेगा, ये बस इंग्लिश हिंदी का फर्क है। साथियों इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट क्या हो सकते हैं, जूनागढ़ जो अभिलेख है, काठियावाड़ क्षेत्र पड़ता है गुजरात के अंदर, उसमें जूनागढ़ एक जगह है, उसी जूनागढ़ में गिरनार, आपने नाम सुना होगा, इसे गिरनार का अभिलेख भी कहा जाता है। ये 150 बीसी का अभिलेख है, और इस अभिलेख को बनवाया किसने था, किसने इस अभिलेख को बनवाया था, तो रुद्रदामन जो है उसने। इस अभिलेख के अंदर किस बात की चर्चा मिलती है, सुदर्शन झील जो है, उस सुदर्शन झील की चर्चा कहां पर मिलती है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। रुद्रदामन जो था, रुद्रदामन संस्कृत का प्रखंड विद्वान था, संस्कृत का प्रखंड विद्वान था, ये तर्कशास्त्र का प्रखंड विद्वान था, और राजनीति शास्त्र जो है, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, इन सभी का क्या था, प्रखंड विद्वान था, ये प्रखंड विद्वान था। रुद्रदामन के बारे में क्या कहा जाता है, इसने जूनागढ़ का जो अभिलेख बनवाया था, जूनागढ़ का जो अभिलेख था, ये विश्व का तो साथियों ये इतने सारे फैक्ट लिख दिए गए हैं, आप एक एक करके इनको समझ लेंगे। संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख पूछा जाए तो जूनागढ़ का अभिलेख था, ये संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख था, जूनागढ़ का अभिलेख 150 बीसी का अभिलेख था। और सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता किसमें मिलता है, इसी जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ का जो अभिलेख था इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, और ब्राह्मी लिपि, काव्य शैली और चंपू शैली का भी स्रोतों उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ पर साथियों आप कंफ्यूजन होंगे, ये चंपू शैली कौन सी है, जो काव्य गद्य और पद्य दोनों के अंदर लिखा मिलता है, उसी को चंपू शैली कहा जाता है, इसका भी सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। सुदर्शन झील को लेकर अनेक फैक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इनसे संबंधित और बातें भी क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक हुआ था मौर्य वंश की, जिसने स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था, गवर्नर था, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य। इस पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यगुप्त ने करवाया था। पुष्यगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, ये राज्यपाल था, गवर्नर था। उसके बाद अशोक गद्दी पर बैठता है, क्योंकि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक शासक बनता है, और अशोक मौर्य वंश का था। और अशोक के शासन काल में तो शासक गवर्नर था अशोक का। इस गवर्नर ने क्या किया था, झील का पुनर्निर्माण करवाया और झील के ऊपर एक बांध का निर्माण करवा दिया। उसके बाद रुद्रदामन जब शासक बना था, तो रुद्रदामन के शासनकाल में सुविशाख तो जो था इसका राज्यपाल बना था। और सुविशाख ने क्या किया था, झील पर में बांध का जो है, उस बांध का पुनर्निर्माण करवा दिया था, बांध की मरम्मत करवा दी थी, थोड़ा सा उसको वो करवा दिया था, पुनरुद्धार करवा दिया था। उसके बाद स्कंदगुप्त जब शासक बनता है, तो प्रणदत्त जो गवर्नर था और उसका बेटा था चक्रपालित। प्रणदत्त और चक्रपालित जो है, इन्होंने क्या किया था, बांध का जीर्णोद्धार किया था। बांध जहां से टूटने लगा था, उस बांध को क्या किया था, उसका जीर्णोद्धार किया था, उसको दोबारा से मरम्मत करवा दी थी। और साथ ही साथ विष्णु की प्रतिमा थी, वो भी स्थापित करवा दी थी। तो विष्णु की प्रतिमा को लेकर पूछा गया था पेपर में, किसने स्थापित करवाई थी, चक्रपालित ने करवाई थी। प्रणदत्त का पुत्र था चक्रपालित, और प्रणदत्त और चक्रपालित दोनों ने करवाई थी। तो साथियों इससे संबंधित ये फैक्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे। साथियों क्वेश्चन जबरदस्त है, बस हम चर्चा करेंगे और बहुत जल्द ही हम पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। साथियों क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रारूप समिति जो है, इस प्रारूप समिति के सभापति कौन थे। प्रारूप समिति का सभापति कौन था, तो साथियों प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसी समिति को क्या मसौदा समिति भी कहा जाता है। और साथियों इसी समिति का एक नाम मिलता है पांडुलेखन। तो एक समिति पेपर के अंदर नाम दे दिया प्रारूप समिति। इसी प्रारूप समिति को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। इसी का नाम मसौदा समिति मिलता है, इसी का नाम पांडुलेखन मिलता है। इस पांडुलेखन समिति जो है, इसका अध्यक्ष कौन था, पांडुलेखन समिति या फिर प्रारूप समिति, इसका अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप समिति के अंदर टोटल 7 सदस्य थे।
7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति का अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना गठन कब हुई थी, तो भारत की आज़ादी के 14 दिन बाद 14 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इस प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम पूछ लिया जाए पेपर में कि कौन सदस्य प्रारूप समिति का नहीं था, कौन सदस्य प्रारूप समिति का था। तो साथियों मैं केवल एक ट्रिक लिख रहा हूं, हालांकि मैं इन चीजों में बिलीव नहीं कर रहा, उसको 2-3-4 बार ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। क्या है? अंबेडकर आए, मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। साथियों आप इसको याद रख सकते हैं कि अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। साथियों इस नाम के अंदर सातों के सातों सदस्यों के नाम याद हो जाएंगे। एक सदस्य खुद हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके सदस्य थे और अध्यक्ष भी बना दिया गया था इनको। और दूसरे का नाम है एनजी आयंगर, दूसरा सदस्य जो था उसका नाम है एनजी आयंगर। और तीसरे सदस्य का नाम यहां से निकाल सकते हैं बीएल मित्रा, बीएल मित्रा। और चौथा सदस्य जो था उस चौथे सदस्य का आप नाम यहां से लिखते हैं केएम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम था। उसके बाद देखते हैं अगला सदस्य का नाम है कृष्णा, तो इससे नाम निकल के आ जाएगा पांचवा जो सदस्य था कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। कई जगह पे ये अयंगर भी मिल जाता, कोई बात नहीं, 7 से बना देंगे। छठा सदस्य जो था सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग का सदस्य था। और डी से बना देंगे खेत से डीपी खेतान, डीपी खेतान। तो साथियों ये वो 7 सदस्य थे जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था, उस समय ये 7 सदस्य बनाए गए थे। इनमें 7 सदस्य जब प्रारूप समिति का गठन हुआ था उस समय ये थे। इनमें से 2 सदस्य की मृत्यु हो गई थी बाद में, डीपी खेतान और बीएल मित्रा। इन दोनों के स्थान पे एन माधवराज और टीटी कृष्णमाचारी थे, वो इसके सदस्य बने थे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।